जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम सेट नंबर 14 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे पूरा, और ये हमारा सेट जो है 14 समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, आज के क्लास में आपके सामने पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेरे भाई स्टैटिक्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहें तो खुद से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और आंसर क्या होगा वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है ना। तो आप वीडियो पॉज करके शुरू कर दीजिए बनाना, तब तक मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए, बोल रहा कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच जो है ना अंतर 2 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर आपसे पूछा है क्या होगा। तो देखिए, जब भी बहुलक, माध्यिका और माध्य ये 3 शब्द आपके क्वेश्चन में दिया रहे, तो इन तीनों के बीच का रिलेशन एक बनता है और वो रिलेशन एक फार्मूला के रूप में होता है मेरे भाई। मैं उस फार्मूला को लिख देता हूँ। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा आए माध्य, माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन, तो क्या करना है, एक फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर मेरे भाई, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है ना। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला है। ठीक है ना। बहुत काम देता है। इसमें क्या करेगा, 2 को दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। तो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को ये क्वेश्चन फॉर्मूला पता नहीं होता है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, बोल रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका के बीच जो है ना अंतर 2 है, यानी बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर जो है मेरे भाई 2 है, तो बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर यदि निकालते हैं तो यहाँ बहुलक का 3 माध्यिका है ना, इधर एक माध्यिका ले आते हैं, तो माइनस माध्यिका मेरे भाई, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर कितना बचेगा, 2 माध्यिका बचेगा। तो 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, माध्यिका माइनस माध्य होगा, माइनस माध्य होगा ना, 2 कॉमन ले लिए। अब आपसे पूछा क्या है, यही बोला है बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, मतलब ये दोनों का अंतर यही तो है मेरे भाई, 2 दिया हो, बराबर 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य। तो आपसे पूछा माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, यानी माध्यिका माइनस माध्य, यही पूछा है। तो 2 बराबर ये दिया हुआ 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य, 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या मेरे भाई, तो बचेगा 1 बचेगा। तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना बच जाएगा, मैं लिख देता हूँ, माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना बच जाएगा, तो बोलिएगा 1 बच जाएगा। 2 2 कट गया ना, तो 1 बचेगा, तो यहाँ सीधा इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, इस बार क्या किया है कि बहुलक माध्यिका कुछ नहीं दिया है, या माध्य सिर्फ उसका डिफरेंस दे दिया, और उसके बाद पूछ रहा कि माध्यिका और माध्य के बीच डिफरेंस। तो क्वेश्चन जैसे बोलेगा उस तरीके से हम लोगों को रिएक्ट करना। ठीक है ना। जरूरी नहीं 3 में से 2 दे दे, 2 का मान दे दे, तीसरा ही पूछे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है ना। बहुत ही काम देगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आज के ये क्लास में पहला क्वेश्चन समझ आया मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक साथियों, एक और सवाल आपके सामने है। देखिए, बोल रहा कि केंद्र सी पर एक वृत्त दिया गया है और ए, बी और डी जो है परिधि पर बिंदु है। ठीक है ना। 3 बिंदु है परिधि पर, ए, बी और डी। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में ही फिगर दे दिया है ऑलरेडी, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है अलग से फिगर। ठीक है ना। और फिगर में भी कुछ मान दे दिया, कुछ कोण का, तो दे दिया कोण बी सी डी, मेरे भाई यहाँ पर डी होगा। ठीक है ना। तो बी सी डी का माप दे दिया है 120 डिग्री, और कोण ए डी सी दे दिया है 33 डिग्री। ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ए बी सी की माप क्या होगी, मतलब ये एंगल आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है ना। और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। जैसे देखिए,
एंगल बी सी डी 120 डिग्री है, तो एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा यानी 60 डिग्री ये हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सेम चाप द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है मेरे भाई, वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है ना। सेम चाप द्वारा, यही चाप द्वारा बन रहा है, बीडी चाप द्वारा, यहाँ परिधि पर भी बन रहा है कोण और सेंटर पर भी बन रहा है। तो परिधि पर जो कोण बनता है सेंटर पर बने कोण का आधा हो जाता है। या फिर दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो सेम चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी डबल होता है, ठीक है ना। तो इसका डबल है ना, देखिए, ठीक है ना। अब दोनों में से कोई तरीका से आप बोल सकते हैं। देखिए अब क्या है मेरे भाई, यहाँ पर दिया है आपको, आपके सामने ये हो गया 60 डिग्री। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको ए और सी को मिलाते हैं, ठीक है ना, ए और सी को मिलाते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए ये 33 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा मेरे भाई, तो बोलिएगा ये भी 33 डिग्री होगा। कैसे मेरे भाई, तो ये रेडियस हो गया, सी ए रेडियस हो गया और सी डी भी रेडियस हो गया, यानी ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा, 33 डिग्री हो गया। अब ये टोटल 60 डिग्री था, तो ये कितना बचेगा मेरे भाई, ये कितना बचेगा, एंगल ए ये वाला कितना बचेगा, तो बोलिएगा 60 में से 33 घटेगा तो 27 डिग्री बचेगा मेरे भाई, 27 डिग्री बचेगा ना। अब ये 27 डिग्री हो गया, तो फिर ये त्रिज्या हो गया मेरे भाई, ये भी त्रिज्या, यानी त्रिज्या AC और त्रिज्या BC दोनों बराबर है, यानी दोनों भुजा बराबर है, तो कोण भी बराबर, यानी ये भी कोण बराबर होगा इसके बराबर। तो ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये भी 27 हो जाएगा, यानी एंगल ABC जो है ना 27 डिग्री होगा। आपसे यही पूछ रहा था, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, सेंटर पर जो बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का डबल होता है, या परिधि पर बना कोण जो है सेंटर पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। साथियों एक और सवाल है आपके सामने, देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है। बोल रहा कि 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए बराबर 7 है, जहां ए जो है मेरे भाई, एंगल ए जो है 0 से लेके 180 डिग्री के बीच लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा कोट ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, बहुत सारा तरीका है मेरे भाई, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो सबसे इजी मेथड होगा, और उस मेथड को आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आराम से हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, 12 साइन स्क्वायर प्लस 2 कोस स्क्वायर है, किसी एक को एक फॉर्म में चेंज कर दीजिए, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर दीजिए या कोस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम चलिए कोस को ये हटाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 12 साइन स्क्वायर ए है मेरे भाई प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर देते हैं बराबर 7 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर है प्लस 12 साइन स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 10 साइन स्क्वायर होगा मेरे भाई। आइए प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब 5 हो जाएगा मेरे भाई। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कितना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। अब देखिए हम इसको कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 2 होगा ना, लिखेंगे तो यदि इसको पलट देंगे तो इसका जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए हम डायरेक्ट ये कोसेक इसलिए लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम लगाएंगे, ठीक है ना, कोट का ही वैल्यू निकाल देंगे, कोई पी बी एच बी का जरूरत ही नहीं निकालने का, ठीक है ना। तो अब देखिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे भाई 1 होता है ना। अब देखिए कोट ए यहाँ से निकालेंगे मेरे भाई, पहले रहने देते हैं, कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, ये होगा ना। अब देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को देखिए कोट स्क्वायर ए बराबर क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर का मान कितना है 2, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना 1, तो कोट स्क्वायर ए बराबर दिया हो 1 है मेरे भाई, तो कोट ए बराबर क्या होगा, कोट ए बराबर प्लस माइनस √1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, और आपसे यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर P/H उसके बाद B निकाल कर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जैसे आपके मन है, बस क्वेश्चन बनना चाहिए।
साथियों एक और क्वेश्चन देखिए, एवरेज का है। बोल रहा है कि एक कार्यालय में जो है 12 कर्मचारी हैं और सभी कर्मचारियों की औसत आयु जो है ना 35 सही 1/2 वर्ष है, यानी 35.5 वर्ष है, ठीक है ना। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल होता है तो औसत आयु जो है मेरे भाई वो 37 वर्ष हो जाती है, ठीक है ना। नए शामिल हुए कर्मचारी की वर्तमान आयु क्या है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, देखिए बहुत ही तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि आपको मेरे भाई मैथ में कम से कम 3 मेथड आपको भूलना कभी नहीं है, ठीक है ना। एक जो है आपका बेसिक मेथड है जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग काम करेगा। दूसरा जो है मेरे भाई वो रेशियो मेथड, कभी मत भूलना मेरे भाई। और तीसरा मेथड जो है ना वो है एलिगेशन का मेथड, ठीक है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये तीनों मेथड हमेशा याद रखना, बहुत जगह काम देता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले रेशियो मेथड, ये आसान रहेगा तो उसी के माध्यम से कर देते हैं। तो देखिए 12 कर्मचारी है मेरे भाई, इसका औसत उम्र जो है मेरे भाई 35.5 वर्ष है, ठीक है ना। 35 सही 1/2 का मतलब कितना होगा 71/2, यानी 71/2 है, ठीक है ना। अब एक नया कर्मचारी और शामिल हो जाता है मेरे भाई, तो टोटल कितना कर्मचारी हो जाता है 13 हो जाएगा। तो ये कर्मचारी जो शामिल होता है इसका आयु जो है हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका आयु जो है मेरे भाई x वर्ष है, ठीक है ना। अब देखिए जो 13 कर्मचारी हो जाता है टोटल मिलकर, तो इसका औसत आयु जो 37 वर्ष हो जाता है, टोटल का 37 वर्ष हो जाता है मेरे भाई, 37 वर्ष हो जाता है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इन सबको जोड़ेंगे, जैसे जैसे जोड़ेंगे वैसे वैसे कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 12 गुने 71/2 करेंगे तो कितना होगा, 2 छक्की 12 6 कट जाएगा, तो 71 गुने 6 हो जाएगा, प्लस x बराबर 13 गुने 7 करेंगे मेरे भाई, 63 91 33 39, तो होगा 1 होगा 8 बाकी 1 4 481, ये हो जाएगा 6 6 42 426, 426 घट जाएगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा आ जाएगा टोटल x बराबर जो है वो 55 आ जाएगा, 55 वर्ष, ठीक है ना। और x क्या माने थे मेरे भाई कि जो एक कर्मचारी बाद में आया उसका उम्र माने थे ना, और आपसे यही पूछ रहा नए शामिल हुए कर्मचारी की वर्तमान आयु क्या है, तो 55 वर्ष आ गया, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, यही होगा। और बहुत तरीका है मेरे भाई, जैसे हम देखिए यदि और मेथड बोलिएगा बताने के लिए तो और बता देते हैं। जैसे देखिए 12 कर्मचारी है मेरे भाई, इसकी औसत उम्र जो है 35.5 वर्ष है, ठीक है ना, 35.5 का मतलब यही हुआ। अब एक कर्मचारी और आ गया है मेरे भाई, यानी 13 कर्मचारी हो गया है टोटल, तो इसकी उम्र हो गया 13 का औसत आयु 37 वर्ष हो गया। अब कोई एक को लेकर चलिए, आप 35 मान लीजिए, ठीक है ना, 35.5 मान लेते हैं, एवरेज टोटल है। तो हम देखिए 37 कितना है ज्यादा मेरे भाई, 1.5 है ना, तो 1.5 है ना, तो हम 1.5 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 गुने 13 कर दीजिएगा, 13 × 5 = 65, 13 5 9 1 19.5 आया मेरे भाई। अब देखिए 19.5 को हम जोड़ देंगे सीधे 35.5 में, ठीक है ना। तो 5 5 10 को सुनना बाकी है, 9 5 14 5 बाकी है, 3 1 4 1 5, 55 वर्ष आ गया है ना। तो यहाँ पर यही ध्यान देना पड़ता है ना कि यहाँ बढ़ रहा, औसत उम्र 35 से 37 हो रहा, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब एवरेज हम बताएंगे टॉपिक एकदम पूरे डिटेल में बताएंगे, एक मेथड नहीं 3 3 4 4 मेथड से बताएंगे, ठीक है ना। और जो आपको अच्छा लगेगा वो एडॉप्ट कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट में हम ये भी बता देंगे कि आपको कौन सा मेथड याद रखना है हमेशा के लिए, कि ये धोखा ना दे, ठीक है ना। तो आप जिस तरीके से आपको लगता है सही उस तरीके से आप समझिए और एडॉप्ट कर लीजिए, ठीक। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि एक लुटेरा जो है ना 5 PM पर एक आदमी का बैग चुराकर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है, ठीक है ना। एक पुलिसकर्मी को 5:12 पर यानी 5:12 PM पर लुटेरे के बारे में सूचित किया जाता है, ठीक है ना। और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर चोर का पीछा करता है। तो आपसे पूछ रहा है किस समय पुलिसकर्मी जो है लुटेरे को पकड़ लेगा, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लुटेरा जो है मेरे भाई बैग झपटता है तो 5 बजे, ठीक है ना। उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दौड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद पुलिसकर्मी यहाँ देखिए 5 PM में वो बैग को चुराता है, और उसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मेरे भाई वो दौड़ता है।
अब पुलिस को पता चलता है कि 5:12 में कि कोई बैग चुरा कर चोर चला गया, उसके बाद उसका पीछा जो है ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता। अब देखिए 5 बजे चुराया, 5:12 में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, तो 12 मिनट में ये तो मेरे भाई कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा ना। तो 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा चोर, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय होगा। तो चाल कितना है चोर का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से गया होगा, और कितना समय लिया है, 5 से 5:12 यानी 12 मिनट तक वो दौड़ा। तो 12 मिनट तक दौड़ा तो 12/60 कर देते हैं, घंटा में बदल देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर मेरे भाई वो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा चोर, कब, जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया उस समय तक, ठीक है ना। अब क्या करता है मेरे भाई कि चोर के पीछा करती है पुलिस, अब कब पकड़ेगी किस समय पर ये देखना है आपको। देखिए क्या करना है ना कि अब 2 किलोमीटर तो ये चला गया, उसके बाद देखिए आगे क्या, जब पुलिस दौड़ रही है पीछा कर रही है, क्या चोर रुका हुआ है, चोर रुका हुआ नहीं रहेगा मेरे भाई, वो भी दौड़ेगा। तो लेकिन उसके बाद चोर जिसे कितना दौड़ेगा, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चल गया होगा चोर, आगे मान लेते हैं x किलोमीटर तक जाएगा और यहाँ पर जाकर पकड़ लेगा, ठीक है ना। इस तरीके का सवाल बता चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए उतना देर में, आप देखिए दोनों का समय यदि हम बराबर लेते हैं पुलिस और चोर का, तो उतना ही समय में जैसे समय चोर का ले लेते हैं और समय पुलिस का ले लेते हैं। तो चोर के लिए समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी ये x किलोमीटर कवर करेगा, तो x बटे 4, चोर का चाल कितना है 10 है बराबर। अब पुलिस के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा मेरे भाई, टोटल ये किया होगा उतना ही समय में, तो यहाँ पर ही 2 + x हो जाएगा। तो 2 + x दूरी बटे चाल कितना होगा, तो पुलिस का चाल 15 है मेरे भाई, 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर निकालिएगा तो 4 किलोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना, 4 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब पुलिस कितना समय में पकड़ लेगा ये आपको निकालना, तो कितना समय में पकड़ेगा, तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी कितना टोटल कवर करेगा मेरे भाई, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा यानी 2 किलोमीटर तो ये करेगा ही, उसके बाद प्लस x करेगा यानी 4 किलोमीटर इधर भी करेगा, तो टोटल 6 करेगा मेरे भाई। समय बराबर दूरी बटे 4, कितने की चाल से करेगा मेरे भाई, 15 की चाल से। 15 की चाल से किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये हम इसको यदि मिनट में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 60 से डिवाइड करते, 15 × 4 = 60 मीटर प्रति सेकंड है ना, ये मिनट में है, ठीक है ना, नहीं 60 ठीक है, कोई बात नहीं, 15 × 4 = 60, 6 × 4 = 24, तो यहाँ कितना आ गया मेरे भाई 24 मिनट आ गया, मिनट है ना 24 मिनट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 24 मिनट, तो पूछ क्या रहा था कब पकड़ेगा, तो 12 बज के मेरे भाई 5:12 पर लुटेरे को सूचित किया, पुलिस को सूचित किया जाता है, तो उसके बाद यहाँ कितना 24 मिनट और लगेगा, तो 24 और प्लस 12 कितना होगा, तो 36 होगा, यानी 5:36 पे चोर जो है ना, चोर को पकड़ लेगी पुलिस, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था, बाकी कुछ नहीं करना था। यहाँ पर क्या किए, पहले जितना बजे इन्फॉर्म किया गया पुलिस को उतना बजे तक डिस्टेंस निकाल लिए, चोर कितना किया होगा 2 किलोमीटर, उसके बाद अब यहाँ 2 किलोमीटर तक चला गया चोर, उसके बाद पुलिस दौड़ना स्टार्ट की, तो पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, मान लेते हैं यहाँ पर इस बिंदु पर आकर पकड़ लेगी, x किलोमीटर और x किलोमीटर चलेगी, ठीक है ना चोर, उसके बाद पकड़ लेगी, तो पुलिस टोटल इतना करेगी सेम समय में इतना किलोमीटर डिस्टेंस, और चोर भी मेरे भाई सेम समय में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों का समय बराबर करती है। तो यहाँ से निकल गया, क्या निकल गया, तो x निकल गया दूरी, मतलब आगे के 4 मीटर और चोर पहुंचेगा, तो टोटल 4 किलोमीटर, तो टोटल 6 किलोमीटर चोर पहुंच गया, और उसको पकड़ने में समय बराबर दूरी बटे 4 कर दिए पुलिस के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा 24 मिनट लगा, 24 मिनट लगा पकड़ने में। तब चला कब था मेरे भाई, 5:12 में पुलिस का नींद खुला था और दौड़ा था, ठीक है ना उसके पीछे, तो 5:12 में चला था, 24 मिनट और लगा उसको पकड़ने में, तो टोटल कितना होगा 5:36 बजे उसको पकड़ लेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था, और समझ नहीं आया तो वीडियो को आप बैक कर देख सकते हैं, और भी पिछले क्लास में भी क्वेश्चन इस तरीके का बताए हैं, और नहीं भी फिर भी आया तो कोई बात नहीं, और भी नेक्स्ट सेट में आते रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। साथियों एक और सवाल है, देखिए आपके सामने बोल रहा है कि यदि P + Q + R बराबर 5 दिया है, और PQ + QQ + RQ बराबर 30 दिया हुआ है,
और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 15 है। तो आपसे पूछ रहा 3pqr का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बहुत सारा मेथड है, ठीक है ना। सबसे पहले एक मेथड बता देते हैं कि आप चाहे तो एक का वैल्यू 0 रख सकते हैं, आर का मान यदि 0 रखते हैं मेरे भाई तो, लेकिन आर का मान 0 रखने पे मेरे भाई ठीक है पी प्लस क्यू और 5 कर देंगे, उसके बाद फिर यहाँ भी आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ आर का मान 0 रखेंगे टोटल 0 हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो जितना हो सके संभव 0 मत लिया कीजिए, ठीक है ना। 0 लेने के बाद कोई काम ही नहीं बचता, सब 0 हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करिएगा। क्वेश्चन आपको सोल्व करने दिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आप इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। यदि वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करके भी संभव नहीं होगा। आप देखिए यदि 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं तो क्या सभी का क्यू 30 आ रहा, नहीं आ रहा मेरे भाई, आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, एक और आपको हम फार्मूला बताए थे कि जब P प्लस क्यू प्लस आर बराबर मेरे भाई ए रहता है, जिसे ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए होता है, कैपिटल ए माने थे, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर मेरे भाई बी माने थे। तो आपसे पूछ रहा था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, आपको क्या बोले थे कि ए क्यू माइनस 3ab कर देना डायरेक्ट, इसका वैल्यू जब भी पूछे, ठीक है ना। जब ये दिया रहे दोनों, तो देखिए हमको ये दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया हुआ लेकिन ये नहीं दिया हुआ, तो इसको निकालने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा मेरे भाई, इसका और इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो हम पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। इसको स्क्वायर कर देते हैं तो मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा तो 15 हो जाएगा। पहले लिख देता हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ सीधे 15 लिख देते हैं, 15 प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इतना लिख सकते हैं, बराबर 25 हो जाएगा। तो उधर 15 चला जाएगा 10 में से 2 भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर मेरे भाई कितना आएगा, 5 आएगा। अब सीधे आपके सामने देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 5 है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 5 है। तो आपसे पूछ रहा इतना का मान, तो हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, एक इसको लिख सकते हैं ना, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू। तो पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू का मान कितना, 30 माइनस 3p क्यू आर हो जाएगा, 3p क्यू आर, ठीक है ना। ये ए बी सी आप मत लीजिए, यहाँ पी क्यू और आर है, ठीक है ना, तो पी क्यू आर लेंगे बराबर मेरे भाई इतना होता है ए क्यू, यानी 5 के क्यू होगा, इसका क्यू ए प्लस बी प्लस सी यानी पी प्लस क्यू प्लस आर का क्यू, तो 5 क्यू माइनस 3 इंटू 5 इंटू फिर यही 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 25 से माइनस 25 के 75, तो 125 माइनस 75 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलिए आ जाएगा 0 हो जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 हो जाएगा। और 30 माइनस 3p क्यू आर बराबर 50 आ गया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो -3pqr बराबर -20 आ जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, तो कितना आ गया आंसर, -20 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए ये इतना मेरे भाई रामायण महाभारत समझाने के लिए किए, ठीक है ना। हम डायरेक्ट कर सकते थे सीधे, यदि ये आपको पता रहता ना तो हम डायरेक्ट कर देते, ठीक है ना। इतना करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना हम किए क्या, ये तो आपको एडिशनल चीजें बताएं, फार्मूला जो ट्रिक जिस मतलब कॉन्सेप्ट पर बन रहा था वो बताया ना, तो इतना समय लग गया, आप तुरंत बना दीजिएगा जब ये पता होगा, ठीक है ना। समझ में आया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो। साथियों एक और सवाल है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है। बोल रहा है कि एक वस्तु विक्रेता 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को जो है 220 रुपया में बेचता है। इनमें से एक लेन देन पर उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है ना, और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो पूछ रहा पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या होगा, ये आपको बताना है, लाभ होगा या हानि होगा। तो ये और ये दोनों में से कोई होगा तो कितना % होगा। तो देखिए जब भी मेरे भाई ऐसा सवाल आए ना कि एक वस्तु विक्रेता 2 कुर्सी में से प्रत्येक को कुछ रुपया में बेचता है और एक वस्तु पर मान लेते हैं X% का लाभ होता है मेरे भाई, दूसरे वस्तु को बेचने पर सेम X% की हानि होती है ना,
तो क्या होता है मेरे भाई, पूरे सौदे में जो है ना उसको कितना हानि होता है, उसको हानि होता है मेरे भाई, पूरे सौदे में हानि होता है, उसको ध्यान रखिए। कब जब कोई वस्तु जब कोई विक्रेता दो वस्तु को बेचता है ना कुछ रुपए पर, उसमें से एक पर X% लाभ होता है, दूसरे पर उतना ही हानि होता है जितना लाभ हुआ, यानी X% लाभ हुआ तो दूसरी वस्तु बेचेगा तो X% ही हानि होगा। तो पूरे सौदे में मेरे भाई उस व्यापारी को, उस विक्रेता को हानि होता है, ठीक है ना। और हानि होता है, कितना हानि होता है, तो हानि होता है मेरे भाई जो जितना % लाभ या हानि होता है उसका स्क्वायर बटे 100 होता है, ठीक है ना। माइनस लगा दीजिए ताकि पता चले हानि होता है, ठीक है ना, -x² बटे 100। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, 10% लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होता है, तो सीधे कर देंगे -10² बटे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस बाद में लगाना है, माइनस ऐसे मत कर देना -10², ठीक है ना। ऐसे भी परसेंटेज हानि होता है लिख दिए तो कितना होगा -1%। अब -1 क्या बताता है मेरे भाई, हानि बताता है, ठीक है ना। तो कोई ऑप्शन है देखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, 1% हानि होगा, ठीक है ना। जितना लाभ और हानि रहेगा सेम, उसके स्क्वायर को 100 से डिवाइड कर देना और वो हानि होगा, ठीक है ना, माइनस में, इसलिए आपको समझने में आसानी हो इसलिए माइनस लगा दिए, ठीक है ना मेरे भाई। ये एकदम अपने पास नोट बनाकर लिख लीजिए, ठीक है ना, जो बताएं, ठीक है। साथियों एक और सवाल है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का है। बोल रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर एक एक समुद्री जहाज जल यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाजों से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई जो है 100 मीटर दिया है, तो आपसे पूछ रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए एक प्रकाश स्तंभ, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कुछ नहीं है मेरे भाई, सबसे इजी जब टॉपिक है ना तो ये है, बशर्ते आपको इसका जो है ना फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। यदि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन 90% वही सोल्व हो गया, बाकी 10% आपका कैलकुलेशन जो कि आपके हाथ में है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश स्तंभ है, मान लेते हैं ये प्रकाश स्तंभ बना लिए मेरे भाई, इसके दोनों ओर एक एक समुद्री जहाज जल यात्रा कर रहे हैं। तो दोनों ओर मान लेते हैं ये पानी है मेरे भाई, ठीक है ना, ये प्रकाश स्तंभ है पानी में रखा गड़ा हुआ, तो इसके एक और मान लेते हैं ये जहाज यहाँ पर ये है, दूसरी तरफ जहाज जो है मेरे भाई ये है, ठीक है ना। इधर दोनों तरफ यात्रा कर रहा, तो प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, जहाजों से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष कोण, ये जहाज यहाँ से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण मान लेते हैं ये है, ठीक है ना। प्रकाश स्तंभ यहाँ से दोनों का है, एगो का 30 डिग्री है, दूसरे का 45 डिग्री है, तो ये है, इसको भी मिला लेते हैं मेरे भाई। तो मान लेते हैं ये जो है मेरे भाई ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री उन्नयन कोण है, ठीक है ना। तो और इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई दिया हुआ मेरे भाई 100 मीटर, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए अब देखिए क्या होगा, जब ये 45 होता तो ये 1 होता है मेरे भाई, ये 1 होता है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है, तो यदि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तब 100 के ऊपर ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है ना, सेम चीजें होता है, तो यहाँ भी 100 होगा। अब देखिए ये जो है 1 होता है मेरे भाई 30 डिग्री के सामने, तो ये √3 होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ भी 100 √3 हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 होता है, ये √3 होता है, लेकिन 1 के बदले 100 दिया तो यहाँ √3 के बदले भी 100 से मल्टीप्लाई, ये समझ पा रहे हैं ना। बस अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ लेके जोड़ना है आपको, तो 100 √3 प्लस 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 कॉमन ले लेंगे, सीधे 1.732 इंटू 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा तो कितना 2 0 हो जाएगा, प्लस 100 मेरे भाई, तो ये हो जाएगा आपका 273 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो हो जाएगा टोटल 273 मीटर लगभग हो जाएगा, ठीक है ना, लगभग में होगा, एकदम एग्जैक्ट नहीं हो, क्योंकि 1.732 होता है ना √3 का मान। तो यहाँ 2 0 करेंगे तो यहाँ कितना लगाएंगे 3 अंक के बाद, तो इतना होता है ना 273.2 असल में होगा, लेकिन 273 ऑप्शन है तो यही मारेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है, बहुत ही सिंपल सवाल था। साथियों एक और सवाल है, देखिए मिक्सचर का है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि समान क्षमता वाले 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात जो है एक में 9:5 है
और दूसरे बर्तन में 10:7 है, ठीक है ना। यदि मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है, ठीक है ना, अब तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है इन दोनों बर्तन को, ठीक है ना, और तो तीसरे बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा ये आपसे पूछ रहा, और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले एक बर्तन है ए है और दूसरा बर्तन बी है, ठीक है ना। बर्तन ए है और बर्तन बी है मेरे भाई, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, एक में 9:5 है और दूसरे में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 10:7 है। लेकिन दोनों जो बर्तन है इसकी कैपेसिटी समान है, क्षमता समान है, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं इसकी क्षमता कितना होगी, 14 होगी मेरे भाई, और तो इसकी क्षमता कितना होगी, 17। तो अब इन दोनों के एलसीएम जो होगा मेरे, वही मान लेंगे कि दोनों की कैपेसिटी है। तो इन दोनों की एलसीएम दोनों का होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 14 × 17 कर लेंगे एलसीएम। तो अब देखिए मान लेंगे इतना इस बर्तन का भी कैपेसिटी है और इतना जो है इस बर्तन की भी कैपेसिटी है, ताकि कट जाए, फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ तीसरे बर्तन में डाल देंगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें कितना होगा, बर्तन ए में दूध और वाटर का अनुपात जो होगा वो देखिए क्या होगा, 14 बराबर मेरे भाई, 14 बराबर 14 × 17 है, तो 1 बराबर 17 होगा। तो मिल्क का इसमें कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 17 × 9 मेरे भाई, और इसमें हो जाएगा वाटर 17 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना, पहला बर्तन में, ठीक है ना। अब ये लिख देते हैं, इस तरीके से घेर देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरे बर्तन में क्या है ना, तो टोटल 17 बराबर है 14 × 17 है मेरे भाई, तो 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो दूसरे बर्तन में मिल्क का क्वांटिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 × 10 और वाटर का हो जाएगा 14 × 7। अब देखिए दोनों को एक बर्तन में डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, मिल्क इसमें इतना था पहला में और दूसरा में इतना, 140 और 153 और 140 कितना होगा मेरे भाई, तो 293। तो मिल्क और वाटर लिख देते हैं, एक में 293 हो जाएगा मिल्क, टोटल मिल्क के, और वाटर हो जाएगा 85 और ये 64 98, 8 5 13 के 3 बाकी 1 9 1 7 9 8 17 का 18, तो 293:183 होगा मिल्क और वाटर का अनुपात। तो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं था, बस यहाँ समान क्षमता बोला था, समान क्षमता निकाल लिए, इसके एलसीएम को ही मान लिए, उसके बाद कर दिए, कैलकुलेशन हो गया। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा कि y पे पावर p² बटे y पे पावर q² बराबर y पे पावर 24 है, जहाँ y जो है 1 से बड़ा है और p - q बराबर 6 दिया है। तो आपसे पूछ रहा p + q का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, देखिए अब इसको क्या करेंगे, y पे पावर p² है तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -q² हो जाएगा, y पे पावर q², सेम जी, बराबर y पे पावर मेरे भाई 24। अब देखिए y खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, p² - q² बराबर 24 हो जाएगा। तो p² - q² बराबर 24 है, तो a² - b² बराबर होगा ना, a + b × a - b, तो p + q × p - q होगा, तो बराबर 24। और p - q का मान दिया हुआ मेरे भाई 6, तो आपसे पूछा p + q का मान क्या होगा, तो 24/6 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटा काम करके प्रति सप्ताह जो है 18,000 रुपये कमाते हैं। तो 18 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मेरे भाई, एक्स व्यक्ति या वाई घंटे काम करके जेड दिनों में इतना रुपया कमाता है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, जिसे M1 पढ़े होंगे आप, M1 × D1 × H1 बटे कुछ भी मेरे भाई, कुछ भी, जो भी इसके अलावा 3 चीज के अलावा जो भी होगा वो नीचे होगा, ठीक है ना। ये याद रखना, यहाँ हमेशा मैन होगा, दिन होगा और घंटा, इन 3 के अलावा चौथा कोई दिखता है तो नीचे लिख देना उसको, ठीक है ना। बराबर उसी तरीके से उधर हो जाएगा M2 × D2 × H2 बटे कुछ भी 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए, ठीक है ना। यानी मैन, डे और आवर के अलावा कुछ भी चौथा आवे तो नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 15 व्यक्ति है तो 15 × कितना
प्रतिदिन काम करते, प्रतिदिन मतलब एक दिन, तो यहाँ पे एक नहीं भी लिखिएगा चलेगा, डायरेक्ट घंटा है तो लिख दीजिए 12 बटे मेरे भाई कुछ कितना रुपया कमाता है प्रति सप्ताह 18,000, तो 18,000 नीचे आएगा, ठीक है ना, बराबर। उसके बाद बोल रहा 18 व्यक्ति प्रतिदिन काम करके 9 घंटे में कितने रुपए कमाएंगे, तो नहीं पता, 100 रुपया मान लेते हैं कमाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कटेगा तो हो जाएगा मेरे भाई हो जाएगा ये 3 तिया 9 4 तिया 12, ठीक है ना, ये 3 5 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए 2 दूना 4 9 दूना 18, ठीक है ना। अब ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 0 खत्म, ये 1800 गुने 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 162 डबल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है 162 डबल 0, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना है इन 3 के अलावा मेरे भाई चौथा कुछ नहीं आना चाहिए ऊपर, ठीक है ना, दोनों तरफ। बाकी चौथा कोई भी चीज आता है नीचे लिख देना, इतना भाग करता है, 2/3 भाग करता है, 40% काम करता है, इतना रुपया कमाता है, सब नीचे लिखाएगा, ठीक है ना। 3 के अलावा चौथा नीचे लिखाएगा। साथियों एक और सवाल है, देखिए इस तरीके का सवाल भी आजकल पूछे जाने लगा है बहुत, ठीक है ना। बोल रहा है कि √85 × 87 + 1 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करके कुछ संख्याएं जोड़ी जाती है, जरूरी नहीं एक, ठीक है ना, और भी बताएंगे, इस पर एक स्पेशल क्लास लाएंगे, जरूरी नहीं एक जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच का कौन सी संख्या पहले ये देख लेना, ठीक है ना। असल में इन दोनों के बीच की संख्याएं सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 86, तो जो बीच की संख्या रहेगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 86 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा इसमें देखिए यदि घुमा कर दे दिया जाएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बीच की संख्या ये दोनों पता चल गया तब ना, और कोई लार्ज नंबर दे देता उन दोनों के बीच की संख्या, मान लिया जाए 653 दे देता, 987 दे देता, और उसके बाद फिर इस तरीके से कोई किसी का कोई एक संख्या है उसका वो दे देता, तो कैसे निकालते मेरे भाई, नहीं समझ में आया ना कि इसका बीच का संख्या कौन निकालते रह जाते हैं, तो वो भी बताएंगे बीच की संख्या कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस तरीके से जान लीजिए, इस दोनों के बीच की संख्या जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज के क्लास में सेट नंबर 40 के क्लास में जितना क्वेश्चन बताएं सभी के सभी समझ आया होगा मेरे भाई। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 15 लेकर आएंगे और क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना। उम्मीद करेंगे कि आप लोग आज की क्लास में जितना बताएं समझ में आया होगा। समझ आया तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।